हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 7 के विषय में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थात सूक्ष्म जीव। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। बच्चों, microorganisms are very tiny living organisms. They are so small that we need a microscope to see them. That's why they are called microbes or microorganism. अर्थात बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही छोटे जीव होते हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आई या फिर अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ वो बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए उनको माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ओके बच्चों, दे कैन लिव ऑलमोस्ट इन एवरी कंडीशन दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। और ये माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये किसी भी अवस्था में धरती पर रह सकते हैं। दे आर 4 टाइप्स: बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गा। ये 4 प्रकार के होते हैं बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको कहा जाता है बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और एल्गा। ये 4 टाइप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ओके, और इनके बच्चों डायग्राम भी आपको दिखा रखे हैं चारों। बैक्टीरिया का पहला डायग्राम है, प्रोटोजोआ का सेकेंड, तीसरा फंगाई का और चौथा एल्गा का। ठीक है, अब आपको इसमें बच्चों वायरस के बारे में बताया गया है कि वायरसेस आर ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरसेस जो होते हैं बच्चों, ये माइक्रोस्कोपिक तो होते हैं, बहुत छोटे तो होते हैं जैसे बाकी बैक्टीरिया और ये प्रोटोजोआ, फंगाई, लेकिन इन सब से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, वायरस असल में बच्चों एक तरह का ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अर्थ पर नॉन लिविंग स्टेट में पड़ा रहता है, जैसे कि कोई नॉन लिविंग पदार्थ पड़ा रहता है, जैसे पत्थर, चट्टाने, इस तरह से। लेकिन जब इनको कोई होस्ट मिल जाता है, जब इनको कोई शरीर मिल जाता है जहाँ पर ये पनप सकते हैं, अपने आप को मल्टीपल कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की भांति कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, जो वायरस होता है ये एक तरह की चेन है, एक तरह की कड़ी है लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बीच की। इसीलिए इसको बिल्कुल डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जो कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, एल्गाई से बिल्कुल इसको अलग कैटेगरी में रखती है। क्लियर? तो वायरस एक तरह की छोटी सी कड़ी है जो कि लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी का काम करता है, और जब इसको कोई होस्ट मिल जाता है तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की भांति कार्य करता है, और जब इसको होस्ट नहीं मिलता तो ये नॉन लिविंग की तरह पड़ा रहता है। क्लियर? आगे देखो बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। ऐसा नहीं कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस हैं ये हानिकारक होते हैं, ज़रूरी नहीं है। कुछ माइक्रोब्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में बेहद ज़रूरी होते हैं। ठीक है, और आगे देखो बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प अस इन मेकिंग मैनी काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स. They are also used for various purposes like making cheese, making bread, decomposition of organic matter, medicine preparation and nitrogen fixation. तो बच्चों, माइक्रोब्स ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर के लिए या हमारे जीवन के लिए हानिकारक हों, हमेशा नहीं। कुछ माइक्रोब्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जैसे कि इनका प्रयोग, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग हमारी लाइफ में खाना बनाने में हेल्प करने में भी इनका यूज़ किया जाता है, जैसे चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, कोई भी ऐसा पदार्थ जो कि हमारे पर्यावरण के लिए जो खतरनाक है उसको सड़ाने के लिए, उसको डिकम्पोज करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। मेडिसिन, दवाइयाँ बनाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये माइक्रोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। सम ऑर्गेनिज्म, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी हार्मफुल टू अस,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन बहुत सारे माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ के लिए खतरा भी होते हैं, हमारी लाइफ के लिए हार्मफुल भी होते हैं। Diseases causing microorganisms like bacteria and fungi move from an infected person to a healthy person by air, water, soil and physical contact and makes that person ill, like chickenpox, tuberculosis, etc. बच्चों, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, बहुत नुकसानदायक होते हैं, और कुछ डिसीजेज, कुछ बीमारियां इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई के द्वारा एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाती है, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, मिट्टी या फिर फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा, जिसकी वजह से जो हेल्दी पर्सन है वो भी बीमार पड़ जाता है। और एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है बच्चों, जैसे कि चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस। ये एग्जाम्पल हैं उन बीमारियों के जिससे कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से कैसे एक हेल्दी पर्सन इन्फेक्ट हो जाता है। क्लियर बच्चों, यही चीज़ हम देखेंगे हिंदी में। अब सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया हुआ है। बहुत छोटे जीव होते हैं, उनको सूक्ष्म जीव कहा जाता है क्योंकि उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। ये पृथ्वी पर विषम परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं बच्चों, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। और इनके प्रकारों के जो चित्र हैं, जो डायग्राम्स हैं, वो भी आपको दिखाए हुए हैं इसमें। और विषाणु के बारे में मैं आपको जैसा कि बता चुका हूँ कि ये बहुत ही डिफरेंट होते हैं। और कोरोना महामारी जो आजकल हमारे सामने है और जिससे हम जूझ रहे हैं, पूरा धरती और पूरा हमारा समाज जिस कोरोना महामारी से जूझ रहा है बच्चों, ये भी एक विषाणु के द्वारा फैली है ये महामारी। ठीक है। और सूक्ष्म जीवों के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खाद्य पदार्थ बनाने में ये हमारी हेल्प करते हैं, जैसे दही, चीज़, ब्रेड इत्यादि। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव बहुत ही खतरनाक होते हैं, हमारी लाइफ में हानिकारक होते हैं, जिससे कि बीमारियां हो सकती हैं। किसी भी एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति तक ये हवा, पानी, सांस और शारीरिक संपर्क के द्वारा फैलती हैं और उसको जाकर बीमार कर देती हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है चेचक और तपेदिक, जिसको टीबी कहा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको इस वर्कशीट नंबर 7 का कंटेंट पूरी तरह समझ में आया होगा और अब आप आसानी से जो एक्सरसाइज आपको दे रखी है ये आप अपने आप खुद से कर सकते हैं। और जिस तरह से आप अब तक सारी वर्कशीट और सारे कंटेंट को समझ रहे हैं पूरी मेहनत के साथ, मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये कंटेंट को भी आप समझने का पूरा प्रयास करेंगे।